हेलो एवरीवन, मैं सुरभि गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर 15 खाद्य संसाधनों में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। तो बच्चों, पोषण मीन्स न्यूट्रिशन, जो सभी जीवधारियों का एक मौलिक गुण है। ठीक है, सभी जीवधारी, कोई भी सभी जीवधारी, वो अपने आप को जीवित अवस्था में बनाए रखने के लिए, अपनी वृद्धि करने के लिए, विकास करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए उनको आवश्यकता होती है भोजन की। और भोजन ही है जो जीवधारियों को ऊर्जा भी प्रोवाइड कराता है, ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन में के जो संगठक है या ये कहिए फूड कंपोनेंट हैं, जैसे विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स वगैरह, ये सब क्या करते हैं, ये जीवधारियों की को स्वास्थ्य बनाए रखने में, उनको हेल्थी बनाए रखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो बच्चों, हमारा जो देश है, हमारे देश की लगभग जनसंख्या 1 अरब 30 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुकी है। अब जब ये जनसंख्या इतनी ऊपर हो गई है तो इनको जो इनकी खाद्यान्न है, जो इनके खाद्य पदार्थ है, उनकी आपूर्ति भी निश्चित हो गई है। उनको भी सुनिश्चित करना है कि जितनी जनसंख्या है उन सभी को प्रॉपर भोजन मिले। और हमारे मोस्टली जो जंतु जीव होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए? या तो वो किस पे होंगे, फसलों पर होंगे, कृषि पे होंगे, या फिर किस पर, जंतुओं पर होंगे, पशुपालन पर होंगे। ठीक है, तो इस तरह से टोटल जनसंख्या देखा जाए तो वो आ जाती है, वो डिपेंड हो जाती है किस पर, कृषि पर। ठीक है, अब ये कृषि क्या होती है? ठीक, तो कृषि क्या है? ये कृषि है विज्ञान की वह शाखा है या वह पद्धति है जो फसलों की खेती करने के लिए भूमि तैयार करने की तथा पशुपालन से संबंधित है। क्योंकि अभी हमने क्या बताया कि जितने भी जनसंख्या है वो मोस्टली अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड है, या तो पौधों पर डिपेंड है या जंतुओं पर डिपेंड है। ठीक है, तो इसीलिए उनको भोजन कहाँ से मिल रहा है? पौधों से मिलता है या फिर जंतुओं से मिलता है। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो ऐसे ही उनको खाद्य पदार्थों की भी आवश्यकता बढ़ रही है। अब वो खाद्य पदार्थ जो ज़रूरत है, अब उसके आपूर्ति कैसे की जाए? उसका एक ही तरीका है कि जितने भाग में कृषि होती है, खेती होती है, उस भाग को बढ़ाया जाए। और हमारा देश जो है वो कैसा है? वो एग्रीकल्चर बेस है, तो उसमें एक बड़े भाग पर पहले से ही कृषि होती आई है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि और भाग को बढ़ाया जाए, कृषि योग्य जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है या कल्टीवेबल एरिया है उसको बढ़ाया जाए। तो क्या किया जाए कि या उसके 2 ही तरीके हैं कि या तो जो बंजर ज़मीन है हमारे पास, जो बंजर एरिया है, उसको किसी तरह कृषि के योग्य बनाया जाए, या फिर दूसरा काम ये है कि जो हो रहा है एग्रीकल्चर है, जो कृषि फसलें उगाई जा रही हैं, ठीक है, या जो पशुपालन है, उसी को अच्छे से और अच्छा बनाया जाए, उसी में उसकी उत्पादकता बढ़ाई जाए। ठीक है, तो ये जो उत्पादकता बढ़ाने का कार्य है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्रांति। ठीक है, तो जैसे पहले से आपने नाम सुना होगा हरित क्रांति, तो ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, ये सब क्या है? इनकी पैदावार में बढ़ोतरी करना, उनकी उत्पादकता में को बढ़ाना, ये जो क्रांति है, ये कौन सी क्रांति कहलाती है? हरित क्रांति कहलाती है। ठीक है, तो अभी हमने क्लियर किया कि कृषि क्या होती है। कृषि क्या होती है? कृषि साइंस की ही एक शाखा है, एक ब्रांच है, जिसमें फसलों, जो फसल उगाई जाती हैं उनकी उगाई जाने वाली फसलों का, उनके लिए भूमि तैयार होना, उनकी भूमि जो है जहाँ पे वो उगाई जा रही है उनको फील्ड को तैयार करना, और उसके साथ साथ एक पार्ट और होता है पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर हमें क्लियर हुआ। एग्रीकल्चर मीन्स क्या है? अब आती है, हम बात करते हैं फसल की। तो ये फसल क्या होती है? तो बच्चों, हम फसल उन्हें नहीं कह सकते जो सिंपल पेड़ हैं। अगर हम कहें कि पेड़ है तो ये फसल में नहीं आता। फसल का मतलब है जो मनुष्य
जीवधारी अपने उपयोग के लिए लाए जाने वाले, जो अपनी जहाँ से वो ज़रूरतें पूरी कर रहा है, अपने उपयोग में लाए जाने वाली प्रत्येक चीज़, ठीक है, उनके लिए एक बड़े एरिया में, एक बहुत बड़े क्षेत्र में एक ही जैसे पौधों को उगाना, वो कहलाता है फसल। ठीक है, मनुष्य द्वारा अपने भोजन, रेशे, चारा या अन्य कार्य जो प्रयोजनार्थ है या अन्य कोई भी कार्य के लिए एक बड़े क्षेत्र में एक ही जैसे पौधों को उगाता है, एक ही जैसे पादप को उगाता है, तो वो कहलाता है फसल। क्लियर हुआ एग्रीकल्चर और क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या है कि एक ही लार्ज एरिया में एक ही सेम टाइप के प्लांट्स को कल्टीवेट करना, ये कहलाता है हमारा फसल। अब फसल ज़रूरी नहीं है कि वो खाने की चीज़ों के लिए हो, फसल हमारे खाने के लिए भी हो सकती है, जानवर होते हैं उनके लिए उनके भोजन भी हो सकता है, फसलों से हमें रेशे भी मिलते हैं, फाइबर्स भी मिलते हैं, और बहुत सारी उपयोगी चीज़ें जैसे मेडिसिन है, फ्लावर है, परफ्यूम से, ये सब चीज़ किससे है, ये सब हम किससे मिलेंगे, ये सब फसलों से ही मिलते हैं। तो ये सब भी क्रॉप का ही एक पार्ट होती है। तो क्रॉप जरूरी नहीं है कि भोजन के लिए हो, वो अन्य यूज के लिए भी होती है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि जो ये फसल होती है, क्रॉप्स होती है, ये कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों फसलें कितने प्रकार की होती हैं? फसलें होती हैं 2 प्रकार की। ठीक है, तो क्रॉप्स 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है रबी की फसल और सेकंड होती है खरीफ की फसल। तो ये रबी क्रॉप है, ये कौन सी होती है? तो बच्चों रबी, जैसे आपने देखा हो रबी, तो रबी को थोड़ा सा चेंज करके देखें हम, तो रबी से क्या बनता है? रवि। रवि कब होता है? सन। ठीक है, तो जब हमें सन की ज़्यादा नीड होती है, कब नीड होती है सन की? होती है विंटर्स में, सर्दियों में। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि रबी की फसलें वो फसलें होती हैं जो शीतकालीन फसल भी कहते हैं, जिनको शीतकालीन फसल कहते हैं। ठीक है, रबी की फसल जो शीतकालीन फसल है, और ये कब होती हैं? ये होती है नवंबर से लेके अप्रैल के बीच में। इसका मतलब ये कि इनको नवंबर के मंथ में, लगभग नवंबर में बोया जाता है, और इन फसलों की कटाई होती है अप्रैल माह में। ठीक है, तो ये नवंबर से लेके अप्रैल तक की फसलें होती हैं, और ये कैसी होती हैं? ये शीतकालीन फसल भी बोलते हैं। और बच्चों इनको बहुत कम ताप की, ठीक है ना, कम ताप की ज़रूरत होती है, इसीलिए इन्हें अल्पदीप्तकार भी कहते हैं, कि इनके लिए बहुत कम ताप की, बहुत कम रोशनी की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब सेकंड आते हैं इनके, जैसे उदाहरण देखते हैं कौन से होते हैं। जैसे गेहूँ। गेहूँ कब बोते हैं? हम नवंबर में बोते हैं, और अप्रैल के मंथ में लगभग इनकी कटाई शुरू हो जाती है। गेहूँ, चना, जौ, सरसों, अलसी व मटर, ये सब क्या हैं? ये सब हैं रबी की फसलें। ठीक है, रबी क्रॉप्स। अब सेकंड आती है हमारी खरीफ फसलें, खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप कौन सी होती है? जैसे ये विंटर की होती हैं, ठीक है, ये विंटर्स यानी कि शीतकालीन फसल होती है, तो ये होती है ग्रीष्मकालीन फसल। ठीक है, ये विंटर क्रॉप्स हैं, और खरीफ की होती है समर क्रॉप्स। तो समर क्रॉप्स कब होती है? समर क्रॉप को बोते हैं लगभग, ये होती है जून से लेके अक्टूबर तक। देखिए, ये वाली रबी की फसल हो गई थी हमारी नवंबर से लेके, लगभग नवंबर से लेकर कहाँ तक हुई थी? ये अप्रैल तक। और ये वाली होती है लगभग जून टू कहाँ? अक्टूबर तक। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी समर क्रॉप्स, यानी कि ग्रीष्मकालीन फसल, जिनको तेज रोशनी की, तेज ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इनको बोते हैं हम जून के माह में। जून मंथ में बोने के बाद इनकी कटाई जो होती है वो लगभग होती है अक्टूबर तक कटाई। अक्टूबर से इनकी कटाई शुरू हो जाती है। कौन सी फसलें होती हैं? जैसे धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग, उड़द, बाजरा, मूंगफली और मूंगफली आदि। तो बच्चों ये हो गई आपकी फसल और फसल के प्रकार। अब हम देखते हैं कि जो ये कृषि होती है, ठीक है, ये जो होता है ये किस तरह से इनकी एग्रीकल्चर में किस तरह से उत्पादकता में बढ़ोतरी की जा सकती है। तो बच्चों फसलों के प्रकार हुए, फसलें कितने प्रकार की हुई? 2 प्रकार की। अब हम देखते हैं कि जो उत्पादक है, जो उत्पादन हो रहा है फसलों का, ठीक है, तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, या ये कहिए अगर हम कृषि में, एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं,
तो उसमें कुछ निश्चित होते हैं कि अगर इन बिंदुओं पर कार्य किया जाए तो वो हमारी उत्पादकता को बढ़ाते हैं। तो जिसमें पहला पॉइंट होता है फसल की किस्मों में सुधार, कि जो फसल आ रही है अगर उसको अच्छी फसल होगी, अगर उसकी किस्म अच्छी होगी तो उत्पादकता अधिक होगी, और जब उत्पादकता अधिक होगी तो क्या होगा, उससे फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो अब ये बात आती है कि जो किस्म है फसल की, जो फसलों की किस्में होती हैं वो उनमें सुधार कैसे लाया जाए या उनका सुधार का मतलब क्या है। तो बच्चों कुछ गुण होते हैं, ठीक है, वो गुण है, अगर वो गुण उन फसलों में पाए जाते हैं तो वो फसल कैसी है, वो उन्नत मानी जाती है। तो जब फसल उगाने से पहले ही बहुत सारी प्रिपरेशन शुरू हो जाती है, बहुत सारी कार्यनीति होती है, ठीक है, वो प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, किसकी, सॉइल की प्रिपरेशन कैसे करनी है, सॉइल की प्रिपरेशन के बाद टाइमिंग किस तरह से देखनी है, कौन सा बीज डालना है, कितनी इरिगेशन चाहिए, कितनी सिंचाई करनी है, कब करनी है, कितने टाइम इंटरवल के बात करनी है, ठीक है, किस तरह से उसको मैनेज किया जाए, ये पूरा प्रबंधन होता है, एक मैनेजमेंट होता है जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, ठीक है। उसमें देखा जाता है कि किस टाइम पे सॉइल को तैयार करना है, किस टाइम पे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद कितनी टाइम बाद उसको उसमें सीड को डालना है, कितने बीज बोना है, बीज बोलने के कितने समय बाद उसको सिंचाई करनी है और कितने टाइम इंटरवल के बाद सिंचाई करनी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद सिंचाई करने के बाद उसमें पेस्टिसाइड्स डालना, उनको उर्वरक डालना, खाद की मात्रा कितनी डालनी है और कितनी टाइम के बाद डालनी होती है, ठीक है, किस तरह से उनको उन्नत किस्म की फसल पाई जाती है। तो अब हम देखते हैं गुण, कि कौन से गुण होते हैं जिन गुणों के पाए जाने के कारण फसल कैसी होती है, उन्नत कहलाती है। तो पहली होती है उच्च उत्पादकता, हायर यील्ड। तो बच्चों सबसे पहला गुण हमारी फसल में यही होना चाहिए कि जितनी ज़्यादा उत्पादक होगी वो, जितनी ज़्यादा उत्पादन क्षमता होगी उसकी, वो उतनी ही उन्नत किस्म की होगी, ठीक है। इसीलिए इनको कहते हैं HYV यानी कि हायर यील्ड वैरायटी। तो वो फसलों की वो वैरायटी, फसल वो जो बहुत हाई उन्नत की होती है, ठीक है, बहुत जिनकी उत्पादन क्षमता कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी होती है उन्नत किस्म यानी कि इम्प्रूव वैरायटी। अगर उनकी वैरायटी, उनकी जो किस्म है उनको उन्नत किस तरह से किया जाए, तो ये होती है उनकी गुणवत्ता। यहाँ पर बात होती है फसलों की गुणवत्ता की, कि जो फसल आ रही है उसकी गुणवत्ता कैसी है, ठीक है ना, वो किस तरह की निकल कर आई है, अच्छी है, क्वालिटी कैसी है। वो यहाँ पे उनकी प्रोडक्टिविटी देखी थी कितनी मात्रा में आ रही है, कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आएगी, जितना उत्पादन ज़्यादा होगा, हाई होगा, वो उतनी अच्छी होती है। ऐसे ही उनकी किस्म का उन्नत किस्में आते हैं वो गुण जिसमें वो उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है, ठीक है, तो वो फसल आ जाती है उन्नत किस्म में। उसके बाद आती है जैविक प्रतिरोधकता। अच्छी उन्नत फसल के लिए, एक बहुत अच्छी फसल के लिए उनमें जैविक प्रतिरोधकता भी होनी चाहिए। जैविक प्रतिरोधकता कैसे, देखिए, बहुत सारी फसलें जब उगाई जाती हैं तो उनमें बहुत सारे कीट लग जाते हैं, उनमें फंगस आ जाती है, जैसे बैक्टीरिया है, बहुत सारे फंजाई हैं, ये सब उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो उन फसलों में ये गुण होना चाहिए कि वो उनके अगेंस्ट काम कर सकते हैं, उनसे अपने आप को बचा सके, ठीक है, या उनसे सुरक्षित हो। जो फसलें बैक्टीरिया से, फंगस से, ठीक है, इन चीज़ों से, कीट से, पेस्ट से, इनसे बची हुई है, इनसे उनको सेव किया जा सके, वो होती है हमारी बहुत अच्छी फसल, ठीक है, उन्नत किस्म की फसल कहते हैं उसको। फिर आती है अजैविक प्रतिरोधकता। तो अजैविक प्रतिरोधकता में कौन से आ जाते हैं, उसमें सारे एबायोटिक फैक्टर आ जाते हैं। जैसे कभी आंधी आ रही है,
कभी उसको जब फसल उग रही है, उगाई, तो उसे काटने से पहले बहुत सारे फैक्टर नुकसान वाले भी आ जाते हैं, जैसे आंधी आ गई, पाला पड़ गया, शीत आ गई, ठीक है। तो ये सब क्या है, तेज बारिश हो गई या बारिश नहीं हुई, तो ये सब हो जाते हैं अजैविक प्रतिरोधक। तो ये सब जो एबायोटिक फैक्टर्स है, उनसे वो अपने आप को, उनको फसल को किस तरह से बचाया जाए और उनसे बच के सावधानी पूर्वक बाहर आके वो फसल बनती है उन्नत फसल, ठीक है। तो वो होती है। फिर आती है परिपक्व काल में परिवर्तन। तो बच्चों ये सबसे मेन पॉइंट है कि जब फसल को उगाया जाए, उसको बोया जाए और जब वो तैयार होकर मैच्योर होकर आए, तो उसमें जो लगने वाला टाइम है वो कम लगे, क्योंकि जितना कम टाइम में फसल या क्रॉप मैच्योर हो जाएगी, उतना ही फ़ायदा किसको मिलेगा, किसानों को मिलेगा। जब फार्मर्स के फील्ड में एक खेत में से एक साल में 2 या 3 फसल निकल के जाएंगी, तो उनसे फसलों की तो उत्पादकता बढ़ेगी, उसके साथ साथ किसानों को भी फ़ायदा होता है, आर्थिक मजबूती मिलती है। फिर आती है व्यापक अनुकूलता। तो उन्नत फसल वो होती हैं, अच्छी फसलों का ये गुण भी बहुत ज़रूरी है कि देखिए हमारा जो देश है वो कैसा है, वो अलग अलग जगह का अलग अलग वायु वाला है, उसका वायुमंडल अलग है, जलवायु वहाँ की अलग है, तो हर जगह देखा जाए तो अलग अलग उसका क्लाइमेट अलग अलग होता है। अब जो अच्छी फसल है, तो हमें अगर फसलों की गुणवत्ता में सुधार करना है, फसल को और अच्छा बनाना है, तो क्या है, फसल की किस्मों में सुधार करने के लिए उनमें ये जो अनुकूलता का गुण है ये भी होना चाहिए कि वो जो बीज हैं, जो फसल है, वो इस तरह की हो कि जो अलग अलग जलवायु में, अलग अलग जलवायु के अनुरूप अपने को ढालती हुई आई हो, ठीक है। तो ये सब वो गुण हैं जो फसलों की किस्मों को में सुधार करते हैं। अगर फसलों में ये गुण पाए जाते हैं तो उनकी जो किस्म जो होती है, फसलों की वैरायटी कैसी होती है, बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि इस फसलों की जो वैरायटी है, क्रॉप वैरायटी में किस तरह से इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, या वो गुण कौन कौन से होते हैं जिन गुणों को बढ़ाकर, जिन गुणों को इम्प्रूव करके क्रॉप वैरायटी में इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। तो बच्चों, अब हमने देखा फार्म की उन्नत फसल कौन सी होती है, या वो गुण जो फसलों में की किस्मों में सुधार करने के लिए होते हैं, ठीक है। अब ये जो फसलों में ये गुण जो हैं, ये सुधार करने के लिए हो गए, मगर इन गुणों को कैसे इम्प्रूव किया जाए, ये कहिए कि जो ये फसल है इनकी गुणों में किस तरह से सुधार किया जाए। तो बच्चों, इनमें इस तरह के गुणों में सुधार करने की बहुत सारी विधियां हैं। जैसे जो पुरानी विधियां हैं वो तो सब हैं ही हैं, पारंपरिक विधियां चली आ रही हैं, मगर जो अभी लेटेस्ट है, जो इस टाइम चल रही है, सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, वो विधि है हमारी पादप प्रजनन। तो पादप प्रजनन यानी कि प्लांट ब्रीडिंग, ये कौन सी विधि होती है या इसमें क्या होता है? तो बेटा ये होता है कि जो हम किसानों के लिए या मनुष्य को जो लाभ दे रहे हैं, तो जो लाभ देने वाले जो हम चाहते हैं, वो वांछित लाभ पाने के लिए जो पादप होते हैं, प्लांट्स हैं, उनकी किस्मों को तैयार किया जाता है। जो उन्नत किस्में हैं उनको तैयार किया जाता है, और इसमें पादप की अलग अलग प्रजातियों को में उनकी जो प्रजातियां हैं उनको नई प्रजाति बनाई जाती है, अलग अलग को जोड़कर, ठीक है। तो वो हो जाती है आपकी पादप प्रजनन, ठीक है। देखिए, वांछित लाभ देने वाली पादप किस्मों को तैयार करने हेतु, जो वांछित लाभ दे ऐसी पादप की किस्मों को तैयार करने हेतु प्रजातियों में किए गए उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन को पादप प्रजनन कहते हैं। कि जो पौधे की प्रजाति है, उस प्रजाति में कोई अगर हम गुण चाहते हैं, वो लक्षण जो बहुत बड़ा लाभ दे रहा है, उस लाभ को प्राप्त करने के लिए अगर हम उस प्रजाति में कोई लक्षण में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो यह परिवर्तन किया जाता है, तो वो कहलाता है पादप प्रजनन। कैसे? अब ये देखिए ये कैसे। तो इसको आप इसे समझिए कि दो प्लांट हैं, एक पौधा है जिसका उन्नत है, उसमें उन्नत किस्म के गुण हैं, उसकी उत्पादकता बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत उन्नत है,
उन्नत किस्म की उत्पादकता, या ये कहिए कि उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक लक्षण, या तो उत्पादकता अच्छी है या गुणवत्ता अच्छी है। और दूसरा पौधा है उसकी गुणवत्ता भी अच्छी नहीं है या उसकी उत्पादकता अच्छी नहीं है, मगर उसके अंदर जैव प्रतिरोधी क्षमता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर हम इन दो पौधों को क्रॉस ब्रीड करा दिया जाए तो क्या होगा कि जो उनमें एक या एक से ज़्यादा आनुवांशिक लक्षण हैं वो दूसरी नई जाति में प्रजाति में आ जाएंगे। तो इस तरह से जो नई प्रजाति उत्पन्न होगी, जो नई प्रजाति बनेगी, उसमें ये लक्षण होंगे। उसमें उच्च गुणवत्ता का गुण भी होगा या उच्च उत्पादकता का गुण होगा, और दूसरा उसमें उच्च जैव प्रतिरोधी क्षमता का गुण भी होगा। तो इस तरह का जो ब्रीड होता है इसको कहते हैं हाइब्रिड, या ये कहिए संकरण। ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इस वक्त बहुत ज़्यादा है। तो इसमें क्या होता है कि जो पादप की प्लांट की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, उसमें जैव प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए, या उसमें अन्य कोई भी परिवर्तन जो बहुत बड़ा फायदा करने वाली होती है, ठीक है, उनको बढ़ाने के लिए अपनी यूज के लिए, जिसमें वो यूज में ज़्यादा उपयोगी हो सके, अब लाभ ज़्यादा दे सके, तो पादपों को अलग अलग पादपों के अलग अलग गुणों को उसमें हाइब्रिड करा दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो हाइब्रिड होता है ये कितने प्रकार का होता है? तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है अंतरा किस्मीय, सेकंड होता है अंतरा स्पीसीज और अंतरा वंशीय। तो फर्स्ट देखते हैं हम अंतरा किस्म। तो इसमें क्या होता है अंतरा किस्मी में कि एक ही प्रजाति के पादप लिए जाते हैं, मगर उनमें प्रजाति तो एक ही है, मगर उनमें क्या है लक्षण जो है वो अलग अलग है। जैसे हमने अभी एक उदाहरण दिया था कि हो सकता है वो एक प्रजाति में उच्च गुणवत्ता का लक्षण हो और दूसरी प्रजाति एक प्रजाति के दूसरे पौधे में किसका उसमें जैव प्रतिरोधी क्षमता ज़्यादा हो। तो ये दोनों लक्षण जब उनको क्रॉस ब्रीड कराया जाएगा तो जो नई प्रजाति बनकर आएगी, ठीक है, उसमें क्या होगा ये दोनों गुण आ जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आता है। तो अंतरा किस्मीय में होती है एक ही प्रजाति के पौधों को क्रॉस ब्रीड कराया जाता है। सेकंड होता है अंतरा स्पीसीज, जिसमें एक ही स्पीसीज, उसमें एक ही जाति थी, प्रजाति एक थी, इसमें जो स्पीसीज है वो एक ही है। ठीक है, या ये कहिए कि एक ही वंश के अलग अलग पौधों को उसमें क्रॉस ब्रीड करा के नई प्रजाति बनाई जाती है जो वांछित लाभ को देने में सक्षम होते हैं। थर्ड आती है हमारा अंतरा वंशीय, जिसमें अलग अलग वंश, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा वंश के पादपों को ब्रीड कराया जाता है, क्रॉस ब्रीड कराया जाता है। ठीक है, और उससे बनती है नई प्रजाति। तो ये हो गया हमारा प्लांट ब्रीडिंग, जिससे क्या होगा कि नई प्रजाति बनेगी, जिससे पादपों में जो गुण हैं वो बढ़ेंगे और वांछित लाभ प्राप्त होगा। तो बच्चों आज हमने इस वीडियो में देखा कि फसल क्या होती है, एग्रीकल्चर क्या है, क्रॉप क्या है, फसलों के प्रकार क्या हैं और फसलों की किस्मों में किस तरह से उनमें सुधार किया जा सकता है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इनके आगे की फसलों में सुधार तो हो गया, अब उसको प्रबंधन किस तरह से किया जाए, कृषि प्रबंधन कैसे किया जाए कि उत्पादकता बहुत अच्छी आए। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और जिस बच्चों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।